सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले आपने हमारा जो करंट अफेयर का क्लास था, डिटेल करंट अफेयर क्लास, मैंने उसके अंदर में आपको बताया भी होगा, आई थिंक याद है आपको, तो कि अभी जो नीट के एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाकर एक याचिका डाली, एक पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि यार ऐसा है कि ये जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, इसके अंदर में जो क्राइटेरिया सेट किया है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इसमें इकोनॉमिक वीकर कौन है, ठीक है, कौन लोग हैं जो इकोनॉमिक रूप से वीकर हैं? तो सरकार ने कहा, सरकार ने एक डेफिनेशन दी। सरकार ने कहा कि अच्छा, ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। अब उस जो डेफिनेशन को है उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है कि भैया जो तुमने डेफिनेशन दी है, जो तुमने क्राइटेरिया दिया है 8 लाख का, तुमने ऐसे ही कर दिया या कुछ सोचा समझा है? भैया तो कुछ सोच समझ के किया हो या बस ऐसे ही मन में आया और जो कैटेगरी ओबीसी के लिए थी तुमने वही कैटेगरी उठा के चेप दी? क्या आपने स्टेट की जीडीपी स्टडी की है? क्या आपने कोई डेटा स्टडी किया इस क्राइटेरिया को बनाते समय, या ऐसे ही बिना मतलब में आपने डेटा बना दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ों पर ये सवाल उठाया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल उठाया तो अब भारत सरकार एक बार दोबारा से एग्री हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी दोस्तों, इस ईडब्ल्यूएस कोटा को, ये जो कोटा है इसको दोबारा से रिव्यू करेगी, देखेगी, और हो सका तो इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, आपका रिवाइज भी किया जाएगा। हो सकता है इसको रिवाइज कर दिया जाए। सो इसी पे हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कोटा यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा, आपको पता होगा दोस्तों 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भारत के अंदर में इंप्लीमेंट किया। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा संविधान का 15th हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर में हमने इसके साथ में कुछ चेंजेस जो हैं वो हमने किए, ठीक है। जो हमारा 15वां संविधान का जो आर्टिकल है उसके अंदर में हमने कुछ बदलाव किए आफ्टर दिस 103rd अमेंडमेंट एक्ट। और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर में हमने कैटेगरी बनाई कि 10% जो है हम ये रखेंगे कि जो जॉब और एजुकेशनल सीट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस कोटे वाले को ही मिलेगी। बट बाद में इसके ऊपर क्या डिबेट है, क्या विवाद है दोस्तों, आधा मैंने बता दिया है, बाकी अब देखते हैं क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स जो मैंने शुरू किए थे आपके लिए यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते समय, ठीक है। यूपीएससी सीएससी की जब तैयारी की दोस्तों तो हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि ये 4 चैनल हम बना लेते हैं। तो आप मेरी और मेरी पूरी टीम के साथ में जुड़ सकते हैं इन चारों चैनल के माध्यम से। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स। सो मैं बता दूं, मेरे 4 चैनल जो हैं ये है ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जाइए और चारों चैनल के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इन चारों चैनल्स को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी मैं हूं। अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, आपको मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो कर लेना है, ठीक है। सुमित कुमार के नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे। जब आप मुझे फॉलो करेंगे, इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी क्विज, कोई भी स्पेशल क्लास और कोई भी प्लस कोर्स, इसमें आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ के मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मेरा कोड यूज़ करना है सुमित10। याद रखेंगे, मेरा कोड जो है वो क्या है दोस्तों, सुमित10। सुमित10 जो है ये कोड आपको यूज़ करना है। इससे आपको मिलेगा दोस्तों 10% डिस्काउंट एंड अशोर्ड गाइडेंस बाय मी। इस पूरी यूपीएससी की तैयारी में मैं खुद ही आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 25% आपको ऑफ मिल रहा है आप जब प्लस का कॉम्बो लेते हैं तो उसके अंदर में। इसके अलावा 10% मेरे रेफरल कोड से और 2500 रुपीज़ और ऑफ मिल रहा है। तो कुल मिला के आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इस प्राइस के ऊपर में आपको फर्दर 10% और ऑफ मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ सुमित10 कोड पे है और सिर्फ कल तक के लिए, 30 तारीख तक। कल के बाद में ये ऑफर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, इट विल फिनिश, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको बताया 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। आप ये 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है ये ले सकते हैं। 3 मंथ के इस फ्री एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको बताया 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इसके ऊपर में आपको 3 महीने का मिल रहा है, 3 मंथ का मिल रहा है, ठीक है। तो इट्स मतलब एक बोनस है आपके लिए। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और 3 महीने का आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये आपके लिए क्या है दोस्तों, फ़ायदा। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और कल इसका क्या है, लास्ट डेट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि यूनियन गवर्नमेंट ने ना अभी डिसाइड किया है कि भैया जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था ना, क्या क्राइटेरिया सेट किया था उन्होंने कि भाई एलिजिबिलिटी 10% रिजर्वेशन देंगे हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, सरकार ने कहा था कि ठीक है हम उनको 10% क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे।
इस 10% की रिजर्वेशन की कैटेगरी को दोबारा से सरकार रिव्यू करने के लिए तैयार हो गई। सरकार बोल रही है कि हम इसको रिविजिट करेंगे, देखेंगे क्या इसमें बदलाव हो सकता है, और ये विदिन 1 मंथ किया जाएगा, 1 महीने के अंदर में किया जाएगा। सरकार ने जो क्राइटेरिया सेट किया था किसी भी फैमिली के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से होने के लिए, वो क्राइटेरिया क्या था दोस्तों? 8 लाख। अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख के अंदर आती है तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आते हो, ऐसा सरकार का वर्तमान रूलिंग के अनुसार मानना है। ठीक है, संदर्भ है केंद्र सरकार ने 1 महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS श्रेणी के तहत अपने 10% आरक्षण के लिए पात्रता के लिए जो निर्धारित मानदंड है उस पर फिर से विचार विमर्श करने का फैसला लिया है। जो मुख्य मानदंड है इसके अंदर में 8 लाख रुपए जो है, 8 लाख रुपया जो है ये पारिवारिक आय की सीमा रखी गई है कि 8 लाख जो है ये पारिवारिक आय की सीमा है। ठीक है, अगर इससे आपका बिलो है तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर में आते हैं, लगभग 60-65 हज़ार रुपये पर मंथ। ठीक है, अब सर बात करते हैं सर इकोनॉमिक वीकर कोटा है क्या। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर कोटा जब हमने किया तो कैसे हमने लॉन्च किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में बता लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोटा दिया गया है, ये कोटा हमने भारत के अंदर में संविधान किया है, संसद के अंदर हमने संसद के अंदर में एक संवैधानिक विधेयक पास किया है, और जब वो पास हो गया है तो उसको हमने नाम दिया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये जो संविधानिक संशोधन 103 संविधान का संशोधन हमने एक्ट पास किया है 2019 के अंदर में, इसके द्वारा हमने आर्टिकल नंबर 15 के अंदर में कुछ प्रावधान में बदलाव किया है। ठीक है, हमने कुछ चेंजेस किए आर्टिकल 15 के अंदर, और तब जाके हमने यहाँ पर 10% EWS कोटा जो है वो अनाउंस किया है। और इस 10% कोटा को जब हमने अनाउंस किया तो मैंने बताया उसके लिए हमने क्या किया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इससे हमने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर में थोड़े बहुत बदलाव किए। आर्टिकल 15 और 16 याद है तुम्हें भाई कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ भाई, आर्टिकल 15 और 16 याद है कि नहीं है? होना चाहिए आर्टिकल 15 और 16 याद नहीं है तो बहुत गड़बड़ बात है। सो इससे हमने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर में एक एक प्रोविजन एक्स्ट्रा ऐड किया। आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6). आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि दोस्तों किसी की व्यक्ति के साथ जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 16 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द लोक नियोजन। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में किसी के से जात, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट ये एक्सेप्शंस ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, SC/ST का एक्सेप्शन है, अब EWS का भी एक्सेप्शन है। तो हमने आर्टिकल 15 के अंदर में एक सब क्लॉज ऐड कर दिया 6, इसीलिए 16 में भी हमने एक सब क्लॉज ऐड किया आर्टिकल नंबर 6, और ये हमने किससे किया? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें हमने कहा कि हमने इकोनॉमिक सेक्शन जो एक रिजर्वेशन रख रहे हैं हम उन लोगों के लिए दोस्तों जो इकोनॉमिकली क्या है, वीक है। सो इट इज़ फॉर द इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ऐसे लोग भारत के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए हमने जॉब्स रखी हैं, और साथ ही साथ में हमारे जो शिक्षा के संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर में भी हम सीट रिजर्व कर रहे हैं इनके लिए। ठीक है, इट वॉज एनेक्टेड। ये क्यों किया गया दोस्तों? ये एनेक्ट किया गया दोस्तों, वो लोग भाई हमारा जो अभी 50% का दायरा है, 50% हमने रिजर्वेशन दी है किन किन को? SC/ST और OBC को, है ना। आप इनको देखोगे SC/ST, OBC एंड स्पेशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो हैं कुल मिला के 50% के दायरे में आते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है बट इस 50% के दायरे में कमजोर नहीं होते। सरकार चाहती है कि आर्थिक रूप से भी कमजोर लोगों को इस रिजर्वेशन दिया जाए, इसीलिए 10% रिजर्वेशन हमने किसके लिए दिया है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया, EWS के लिए दिया है। ठीक है, सो EWS कोटा 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके हमने 10 जो है % EWS कोटा रखा है। इससे हमने संविधान का जो आर्टिकल 16 है उसमें भी छठा प्रावधान सब क्लॉज, और 15वां में भी छठा प्रावधान जो है वो ऐड किया है। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से जो आर्थिक रूप से वंचित समूह है उनको हम नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर प्रवेश का जो है आरक्षण देंगे। यह उन गरीबों को लाभान्वित करेगा जिनके लाभान्वित करने के लिए अधिनियमित किया गया है जो अनुसूचित जाति, SC/ST और OBC के अंदर में नहीं आते थे। हमने 50% हमारी रिजर्वेशन है ना, तो उस 50% के क्राइटेरिया के अंदर में जो लोग नहीं आते थे, ठीक है, जो उस क्राइटेरिया से बाहर थे और स्टिल उनको ज़रूरत थी दोस्तों, ठीक है, उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया, उनके लिए दोस्तों हमने शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर व्हाट इज द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सेक्शंस? ठीक है सर, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो वीकर सेक्शन है या नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या नहीं है, किस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करने के हमारे क्या क्या तरीके हैं? देखो, पहला
भाई कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों कि उसकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख पर एनम होनी चाहिए, ठीक है, एक साल में। सर इन इंडिया वी हैव सेपरेशन ऑफ फंक्शन बट नॉट सेपरेशन नॉट पावर। सर प्लीज डिस्कस दिस ऑल्सो इन योर कमिंग क्लासेस। ओके प्रिया, ठीक है, विल डिस्कस दिट। वी फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, हम सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं। हु टोल्ड यू दैट वी डिड नॉट फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर? ठीक है, we follow the separation of power but not in that hard and fast manner as it was followed in the US। ठीक है, यूएस में जितना फॉलो होता हम उतना नहीं करते, बट या डेफिनेटली वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, द फैमिली मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा बच्चों, कई बार दिक्कत क्या होता है ना, जैसे एकड़ लिखा है यहाँ पे, कई बार आपको क्वेश्चन में हेक्टेयर दे देगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होकर गलत कर देते हो। तो याद रखना, दे मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। इसमें लिखा हुआ है कि 5 एकड़ जमीन से ज़्यादा जमीन आपके नहीं होनी चाहिए। आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया शुड बी बिलो देन 100 स्क्वायर फीट। इससे कम एरिया होना चाहिए जिसमें आप रहते हो ना, तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का इलाके होना चाहिए जिसमें आप रहते हो। रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया शुड बी बिलो 100 स्क्वायर यार्ड्स इफ इज नोटिफाइड इन द म्यूनसिपैलिटी सेक्टर। अगर आप म्यूनसिपैलिटी में घर बना रखा है आपने, तो फिर भाई ये 1000 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, ठीक है। यदि अगर नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर 2000 स्क्वायर यार्ड तक चल जाएगा, 200 स्क्वायर यार्ड तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया दिए हमने, 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया दिए हैं। पहला 8 लाख से कम इनकम, दूसरा आपके पास जो फैमिली के अंदर में जो एग्रीकल्चरल लैंड है दैट शुड बी लेस देन द 5 एकड़। प्लॉट साइज जो होगा वो आपका दोस्तों वो 1000 स्क्वायर फीट तक होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, अगर आप नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हो तो आप 100 स्क्वायर यार्ड तक रख सकते हो, और नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं तो 200 स्क्वायर यार्ड तक आपका एरिया जो है वो हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये इसके अंदर था। सो उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। भाई 5 एकड़ से अधिक कृषि में भूमि नहीं होनी चाहिए। 1000 वर्ग फुट से ज़्यादा जो है उसका आवासीय फ्लैट जो है वो नहीं होना चाहिए। साथ साथ में अगर वो अधिसूचित नगर पालिका में आता है तो उसके भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर गैर अधिसूचित में आता है तो 200 वर्ग गज तक वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोर्ट का क्या सवाल है, कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों? देखो, ये कोर्ट का कहना, कोर्ट का मानना, कोर्ट ने क्या कहा, ये समझना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोर्ट ने यही बोला, देखो यही 3 जो कंडीशन है वो हम ओबीसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब कोर्ट ने कहा कि यार एक बात बताओ सरकार, तुमने कुछ ऐसे किया है फैसला, कुछ सोच समझ के लिया या ऐसे ही मतलब बोल दिया? मतलब कुछ सोचा होगा आपने, कुछ स्टडी की होगी, कुछ डेटा जो है एम्पिरिकल डेटा आपने स्टडी किए होंगे, या आपने सीधा ऐसे ही कर दिया, मतलब कुछ क्राइटेरिया रहा होगा कि नहीं होगा। तो कोर्ट ने उन्हीं क्राइटेरिया को क्वेश्चन किया है। कोर्ट ने उन्हीं क्राइटेरिया पे यहाँ पर क्या उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। मानदंडों के बारे में न्यायालय के प्रश्न, न्यायालय ने क्या सवाल किए हैं? पहला, कोर्ट ने पूछा है कि इट इज आर्बिट्ररी टू प्रोवाइड द सेम इनकम लिमिट फॉर द बोथ। कह रहा कि आपने ऐसे ही कर दिया, गलती से हो गया है। ओबीसी के लिए भी आपने यही इनकम लिमिट बताई है, और अभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम कैटेगरी बता रहे हो, सेम लिमिट बता रहे हो, तो ये गलती से हो गया कि मतलब आपने कुछ स्टडी करके कुछ ऐसा किया है, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि दोनों के लिए तुमने सेम कैटेगरी दोनों कैटेगरी के लिए तुमने सेम लिमिट बता रखी है इनकम की। ये ऐसा क्यों है? व्हेन द ओबीसी कैटेगरी, जबकि देखो ईडब्ल्यूएस जो है कह रहे हैं कि इससे तो वीकर है ये। चलो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ इकोनॉमिकली वीकनेस है, ये सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से वीक है, बट जो ओबीसी है ये इकोनॉमिक तरीके से तो पिछड़े हुए ही हैं, साथ साथ में दोस्तों ये सोशली भी आपके पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको तो डबल डेप्रीवेशन है ना, तो ये सोशली भी पिछड़े हुए हैं ओबीसी वाले, और एजुकेशनल भी पीछे हैं। और आपने ईडब्ल्यूएस में भी सेम क्राइटेरिया डाला, मतलब इसका मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं बिल्कुल भी आपने, है ना, आपने कुछ सोचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे हो सकता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपने सेम ही बना दिया। Supreme Court also asked the government whether they have checked the GDP per capita for the every state or not। क्या उन्होंने प्रति व्यक्ति जो जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीडीपी हर राज्य की देखी है, पढ़ी है, या ऐसे ही कर दिया? While deciding the monetary limit for the giving the EWS reservation, मतलब जब ये EWS रिजर्वेशन दिया गया था तो कहने का मतलब है उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या डेटा देखा है, ठीक है। सरकार ने किस डेटा को देखा है ये जानना चाहता है, ठीक है, ये जानना चाहता है, ये पूछना चाहता है दोस्तों। कौन ये पूछना चाहता है? कोर्ट। किससे पूछना चाहता है दोस्तों? ये आपका गवर्नमेंट से पूछ रहा है।
तो अदालत ने पूछा है कि क्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों श्रेणियों के लिए समान आय सीमा प्रदान करना मनमानी है? क्या सरकार ने एक मनमानी की है? जब ओबीसी वर्ग जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से पिछड़ा हुआ है तो इसको दूर करने के लिए तो अतिरिक्त बाधाएं हैं, तो इसीलिए तो ओबीसी के अंदर में क्या होना चाहिए, ओबीसी की तो अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का अलग क्राइटेरिया। तो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया इनकम का 8 लाख नहीं है और कम करना चाहिए, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ऐसे सरकार का कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए मौद्रिक सीमा तय करते समय प्रत्येक राज्य के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी की जांच की है या नहीं की है, पूछा है उससे। ठीक है, अब दोस्तों ठीक है, सरकार ने मान भी ली सुप्रीम कोर्ट की। सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट से महाराज हम देख लेंगे, ठीक है, हम दोबारा रिविजिट कर लेंगे और जो जो कमियां होंगी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई गलत थोड़ी ना, गलत मतलब आप नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। अब बात आते हैं सर कंक्लूजन के ऊपर में। यार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा कि सरकार जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा ही करती रहेगी? कब तक ऐसा चलता रहेगा हमारी सोसाइटी के अंदर में? ठीक है, सरकार को रेदर देन फोकसिंग ऑन दीज, आपका ये जो हम करते हैं रिजर्वेशन वगैरह, सरकार को रिजर्वेशन पे ध्यान देने से ज़्यादा सरकार को किस पे ध्यान देना चाहिए? गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन दी अपलिफ्टमेंट ऑफ दी डाउन टू अर्दन। ठीक है, जो नीचे वाले लोग हैं इनको उठाने पे काम करो। आप एजुकेशन पे बात करो ना, आप एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा करो। ठीक है, सो रिजर्वेशन जो है इसके नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे सबके ऊपर। ये जो आपने बनाई है ना कैटेगरी, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को छोड़ दो, बाकी सब पे इसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों का जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। इससे आपने 10% इनको भी रिजर्वेशन दे दी तो इनको तो फायदा होगा, बाकी सबको इससे क्या होगा दोस्तों? नुकसान होगा। रिजर्वेशन हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट द ईडब्ल्यूएस बिकॉज इट रिड्यूस द कॉम्पिटिटिव पूल अवेलेबल टू देम। पहले मान लो 50% में फाइट होती थी क्योंकि 50% तो रिजर्व है। अब 50 में से 10 और रिजर्व कर दी तुमने, बचा कितना? 40% बचा। ठीक है, तो बस 40% की पूल के लिए अब फाइटिंग होगी। इट डज नॉट अपीयर्स टू बी जस्टिफाइड एम्पिरिकली एज कैंडिडेट फ्रॉम ईडब्ल्यूएस और ऑलरेडी वेल रिप्रेजेंटेड इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये भी बोला गया कि ऐसा करना ठीक भी नहीं है। क्यों ठीक नहीं है पता है? कह रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर के सेक्शन से हैं वो भारत के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसमें बहुत वेल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेटेड हैं। उनका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इवन जो इंडिया के बैकवर्ड सेक्शन से जो है, मतलब ईडब्ल्यूएस सेक्शन से जो है, उनको भी हायर एजुकेशन सेक्शन में वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेटेड है। इट इज़ द हाई टाइम, ये समय आ गया है दोस्तों, जब इंडियन पॉलिटिकल क्लास टू ओवरकम इट्स हैबिट ऑफ कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन। ये वो समय आ गया है कि जब लगातार हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको लगातार रिजर्वेशन को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये बढ़ावा सरकार क्यों दे रही है? जस्ट टू गेन द इलेक्टोरल एडवांटेज। सरकार को बस इलेक्टोरल एडवांटेज से मतलब है, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है। एंड रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ नॉट अ पेनेशिया फॉर ऑल प्रॉब्लम। और देखो ये बार बार ऐसा करना कि हर बार आप रिजर्वेशन दे दो, हर बार आप रिजर्वेशन दे दो, हर क्लास के लिए आप रिजर्वेशन दे दो, ये कोई समाधान नहीं है ना। ठीक है, अगर चलो ठीक है आप अच्छा काम भी करना चाहते हो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तो आप कुछ अच्छा करो, आप इनकी एजुकेशन क्वालिटी के लिए काम करो। रेदर देन मेकिंग रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया, द गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द एजुकेशन क्वालिटी एंड अदर इफेक्टिव सोशल अपलिफ्टमेंट मीजर। सरकार को इन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को एजुकेशन क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को सोशल अपलिफ्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इट शुड इंस्टील एन एंटरप्रेन्योरशियल स्पिरिट इन देम एंड टर्न देम इनटू द जॉब गिवर रादर देन द जॉब सीकर। सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि इन लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि जॉब सीकर, जॉब लेने की जगह ये जॉब गिवर बन जाए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बन जाए, कोई स्टार्टअप चला दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पर इसमें बोली गई है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आपको बता दूँ दोस्तों अनअकैडमी पे अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 1 साल का है, 2 साल, 3 साल। इस पर भी जब आप मेरा कोड लगाओगे दोस्तों, मेरा कोड है SUMIT10, आपको मिलेगा दोस्तों सीधा 10% क्या डिस्काउंट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दिस। सो जाइए दोस्तों ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को बाय यूजिंग द कोड SUMIT10। एक और ऑफर है, अगर आप 1 साल का सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो आपको 3 महीने का अभी क्या मिल रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है आपको मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लस और आइकॉनिक पे दोनों पे यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है दोस्तों SUMIT10। जब SUMIT10 कोड आप यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, साथ ही साथ मेरा गाइडेंस। प्लस में लाइव क्लास होती है, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ आइकॉनिक की, कई बच्चे कहते हैं सर हमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। स्टडी प्लानिंग के लिए भी आइकॉनिक आप ले सकते हैं, तो इनके लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं।
रही बात जीएस की, मैं बता दूं दोस्तों, ये जीएस का सब्सक्रिप्शन का फ़ी है हमारा, ठीक है। ये एक 6 महीने का, ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का। आप जब मेरा कोड यूज़ करेंगे दोस्तों, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, और आपको मिलेगा दोस्तों अनअकैडमी पे ये 10%। देख रहे हो आप, सब पे मेरा कोड लगाओगे 10% डिस्काउंट। इसी प्रकार ये आइकॉनिक है, मेरा कोड यूज़ किया आपने, देखो ये फीस थी 74,500, आपको मिलेगा डिस्काउंट 67,050। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। मेरा कोड यूज़ करने पे 10% ऑफ, और मेरा गाइडेंस भी आपके साथ में रहेगा, ठीक है। ये 1 साल का जो है उसका प्लस का ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है। इसमें आप देख रहे हो दोस्तों, ये डिस्काउंट रेट प्राइस पे है, 10% ऑफ है इसके ऊपर भी। तो जाइए दोस्तों, फटाफट ज्वाइन कीजिए आज ही, सुमित 10 लगा के अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।